नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधर्म। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था। ऐसे में बागी नेताओं को मनाने के लिए पिछले कुछ दिनों से दोनों बड़ी पार्टियों के नेताओं ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री भी पीछे नहीं रहे, जिसमें उन्हें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली। इसी बीच चंबा जिले में बीजेपी से आखिरी समय में टिकट कटने से नाराज हुए इंदिरा कपूर ने बीजेपी नेताओं पर उन्हें खरीदने का आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर दिया गया था, जिसे मैंने ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता के मिले अपार स्नेह के चलते ही मैं आजाद नामांकन भरा था। वहीं बता दें कि शनिवार को नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन प्रदेश भर की सभी 68 विधानसभा सीट से कुल 92 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। वहीं शनिवार को कई बागी नेताओं ने अपने नामांकन वापस लिए हैं, जिससे बीजेपी और कांग्रेस को कुछ राहत जरूर मिली है। हालांकि अभी भी दोनों पार्टियों के बागी नेता चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिए हैं। वहीं हमारे सहयोगी लकी जगवानी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। कि इस बार तो यहां सरकार बदल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 15 सीट भी नहीं जीत पाएगी। और मुझे भी लोग रोज कहते थे कि आप तो गलत टाइम पर मुख्यमंत्री बन गए। भाइयों बहनों, लेकिन हमारे पास ताकत थी हमारे नेतृत्व की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पूरे संगठन की, और उस पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मोहर लगाने का काम किया। एक मिथक तोड़ा और एक नया इतिहास बना दिया। पहली बार जब से चुनाव होते थे, 2000 में राज्य बनाओ, और पहला चुनाव 2002 में हुआ, सरकार बदल गई। 2007 में चुनाव हुआ, सरकार बदल गई। 2012 में चुनाव हुआ, फिर सरकार बदल गई। 2017 में चौथा चुनाव हुआ प्रदेश बनने के बाद, फिर से सरकार बदल गई। अब 22 का चुनाव होना था, तो सबको लग रहा था कि इस बार फिर से सरकार बदल जाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, हमारे कार्यकर्ताओं ने और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने फिर से काम करने वालों को प्राथमिकता दी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। क्योंकि उसके पीछे हेतु था। लोगों ने सारी सरकारें देखी हैं, पहले की सरकार भी देखी, कांग्रेस पार्टी की सरकार भी देखी, उनके शासनकाल को भी देखा। तो लोग चुनाव कर रहे थे दो चीजों में, एक काम करने वाले और एक कारनामे करने वाले। और कारनामे भी वो जो काले कारनामे वाले। आप लोग अभी नारा लगा रहे थे ना कि झूठे वादे नहीं करेंगे, साफ नियत, सच्चे वादे, यह है भारतीय जनता पार्टी की पहचान। और जो कहेंगे वो करेंगे। देखिए, यहां हिमाचल के अगर हम विकास की बात करें तो आप लोग काफी आगे हैं। पूरे अभी बलबीर सिंह जी मुझे बता रहे थे कि एशिया का सबसे अमीर गांव बागवानी के क्षेत्र में कहीं है, तो उसका सौभाग्य अगर किसी स्थान को प्राप्त है तो हमारे इसी चौपाल विधानसभा को प्राप्त है। आज डबल इंजन का मतलब क्या होता है? देखिए, जहां बाबा केदारनाथ की भूमि पर 2013 में आपदा आ गई, और आपदा में सारा परिसर तहस नहस हो गया। वहां कुछ नहीं बचा सिवाय बाबा का जो स्थान था वही सुरक्षित रहा। उसके अलावा सारा का सारा जो है उस आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और प्रधानमंत्री मोदी जी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पेशकश करी कि मैं यहां पुनर्निर्माण का काम करना चाहता हूं, फिर से इस स्थान को बनाना चाहता हूं। उस समय स्थिति नहीं बन पाई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, और भगवान अपने भक्त को मौका देता है। 1 साल के बाद आम चुनाव हुए,
देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया और उन्होंने सबसे पहला काम उत्तराखंड में कोई किया तो बाबा केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम किया। और आज आप सब में से कोई केदारनाथ आएंगे तो आप देखेंगे कि भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। ये कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव हुआ जब तक वहां दूसरी सरकार थी तो काम नहीं करने देना चाहते थे। कोई व्यक्ति वहां धार्मिक काम करना चाहता है, केदारनाथ का पुनर्निर्माण करना चाहता है, परमिशन नहीं देते थे। और जब दोनों सरकारें बन गई, प्रदेश की भी सरकार और देश की भी सरकार, जब डबल इंजन होता है तो डबल इंजन में केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो जाता है। और हमारी कोई दूरी नहीं है, हरियाणा के बॉर्डर की लगती हुई ये चारों पंचायतें हैं। इसलिए आपको मैं अपना भी मानता हूं, आप हमारे अपने हैं। ऐसे सभी उपस्थित यहाँ माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का ये जो चुनाव है, इस समय इस चुनाव में हमको आगे बढ़ना, हमको इस चुनाव को जीतना, ये बहुत आवश्यक है। और इस चुनाव में मेरे आने का जो एक पार्टी ने तो निमंत्रण दिया ही है, मेरी ड्यूटी लगाई है, लेकिन मेरे मन में जो उत्साह और इससे भी ज्यादा है, वो जैसा मैंने बताया कि हमारा एक तो पड़ोस का रिश्ता है। ऐसा कहा जाता है कि पड़ोस के साथ मधुर संबंध हमेशा रखने चाहिए, क्योंकि कहते हैं दो दोस्त, उनकी दोस्ती आपस में अच्छी दोस्ती होने के बाद कभी किसी कारण से टूट भी सकती है, लेकिन पड़ोस हमेशा पड़ोस रहता है, वो बदल नहीं सकता है। पड़ोसी तो पड़ोसी रहेगा। तो पड़ोस का हित हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतः एक स्वभाव होता है, मनुष्य स्वभाव, कि सबसे पहले वो अपना हित सोचता है। वो अपना हित सोचता है, पड़ोसी अपना हित सोचता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अपने हित के लिए भी सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने हित से पहले आप अपने पड़ोस का हित सोचो, पड़ोसी का हित पहले सोचो। क्यों? एक कारण तो यह है कि आप जब अपने पड़ोसी का हित सोचोगे, उसी में से बात निकलती है कि आपका पड़ोसी भी आपका हित सोचेगा, क्यों हम भी उसके पड़ोसी हो गए। अगर हरियाणा के लोग हिमाचल का हित सोचेंगे तो स्वाभाविक है कि हिमाचल के लोग हरियाणा का भी हित। विधानसभा के चुनाव की जो नामांकन की प्रक्रिया होती है और नामांकन की प्रक्रिया के बाद जिसने चुनाव लड़ना होता है और जिसने नहीं लड़ना होता है, यानी कि विड्रॉल की तारीख थी, सब पूरा हो गया। और आज विधिवत हिमाचल प्रदेश में चुनाव के प्रचार की एक तरह से शुरुआत हो रही है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में 88 विधानसभा क्षेत्र है और चुरा विधानसभा क्षेत्र पहले नंबर पर आती है। हम यहीं से शुरुआत करें। मैं अपने साथियों को कहा मैंने कि हम एक से शुरुआत करेंगे। पहले नंबर से शुरुआत करें। और राजपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो हिमाचल प्रदेश में 88 विधानसभा क्षेत्र में पहले नंबर पर आता है, जहां से गिनती शुरू होती है विधानसभा की, क्रमांक 1, यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद लेकर के, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर के मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये आप सबका हौसला, आप सबकी हिम्मत, आप सबका जोश था। ये विधानसभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से कठिन विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन हैं, जटिल हैं, समस्याएं हैं।
लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि 5 वर्ष के कार्यकाल में भाई हंसराज जी ने आपके इस विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के नाते जहां सड़कें पहुंचानी थी वहां सड़कें पहुंचाई, जहां पानी पहुंचाना था वहां पानी पहुंचाया, जहां स्कूल खोलना था वहां स्कूल खोले, जहां कॉलेज खोलना था कॉलेज खोला, जहां डिवीजन खोलना था वहां डिवीजन खोले, जहां सब डिवीजन खोलने थे वहां सब डिवीजन खोले, जहां तहसील खोलनी थी वहां तहसील खुली, जहां स्वास्थ्य का संस्थान खुलना था वहां स्वास्थ्य के संस्थान। वहीं हिमाचल विधानसभा चुनाव चरम पर है और हिमाचल चुनाव को लेकर कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने प्रदेश में अपने चुनावी प्रचार की तूफानी अंदाज में शुरुआत करने के लिए 30 अक्टूबर का दिन जो है वो तय किया था। आज ही के दिन हिमाचल के सभी 68 विधानसभा हलकों में एक साथ विजय संकल्प अभियान रैली की जा रही है। मिशन रिपीट का दावा करने वाली बीजेपी के तरकश में सबसे बड़ा जो तीर है वो मोदी नाम का है। हिमाचल में 35 साल का इतिहास बदलते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का दावा ठोक रही भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ स्ट्रैटेजी है, ये जानते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी से। कश्यप जी, सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि सीएम फेस जो है वो हाईकमान तय करेगा। जेपी नड्डा कह चुके हैं कि चुनाव जो है वो जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। क्या माने, आखिर बीजेपी का सीएम फेस कौन है? देखिए, आपने खुद कह दिया है कि जेपी नड्डा जी ने कहा है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई बात कही है तो उस पर हमने चलना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के मुखिया हैं और हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। कश्यप जी, बीजेपी ने मिशन रिपीट का लक्ष्य रखा है, इसे आप क्या मानते हैं, किस तरह से हासिल किया जा सकता है? और बीजेपी को अगर हिमाचल में बहुमत नहीं मिला तो क्या सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों पर भी नजर रखी जा सकती है? देखिए, मैं समझता हूं हम पिछली बार से ज्यादा सीटों से इस बार जीतेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। दूसरे दलों की कोई आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। हमने 5 वर्ष तक काम किया है और जनता इस बात को भली भांति जानती है। हिमाचल प्रदेश चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप क्या मानते हैं, कितने बड़े फैक्टर होंगे? जिस तरह से पीएम मोदी ने हिंदू धर्म स्थलों के दर्शन किए, क्या इसका बीजेपी को हिमाचल प्रदेश चुनाव में फायदा होगा? देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी का आशीर्वाद हमको मिला है, प्रदेश को मिला है और हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर उन्होंने माना है, तो जो लगाव उनका हिमाचल प्रदेश से निश्चित रूप से हमको उसका फ़ायदा मिलने वाला है। और मोदी जी ने लगातार ये प्रयास किया है कि हिमाचल प्रदेश, जहां वो प्रभारी के रूप में भी उन्होंने काम किया है, आज चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है और इस हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए निरंतर उन्होंने प्रयास किया कि हिमाचल आगे से आगे बढ़ता जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थे सुरेश कश्यप जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है वो इस बार के हिमाचल विधानसभा चुनावों में साफ तौर पर दिखाई देने वाला है। कैमरा पर्सन हिमांशु अग्रवाल के साथ लकी जगवानी, एएनबी न्यूज़। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में पहाड़ी राज्य में एएनबी न्यूज़ भी निकल पड़ा है चुनावों के इस मौसम में ये जानने के लिए कि कौन सी राजनीतिक पार्टी हिमाचल की सियासत में दमदार है। इस बार देखेगा कांग्रेस का पंच या एक बार फिर से सजेगा भारतीय जनता पार्टी का मंच। इस वक्त हमारे साथ प्रताप सिंह बाजवा जी मौजूद हैं। बाजवा जी, हिमाचल में वैसे तो पिछले 3.5 दशकों में हर बार सत्ता परिवर्तन इतिहास रहा है। कांग्रेस इसके सहारे हिमाचल प्रदेश में जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। 2018 के बाद से कांग्रेस एक भी राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं जीती है। आप कितना आश्वस्त नजर आ रहे हैं इस बार? क्या हिमाचल में इस बार पहाड़ का जो रास्ता है कांग्रेस के लिए इतना आसान है? आप देखिए, आपने बाकी के राज्यों की बात की, मैं हिमाचल की बात ही करता हूँ। अब बाहर की तो अभी छोड़ दीजिए, हिमाचल की इलेक्शन है, एक भी बाई इलेक्शन एमएलए की हुई और चीफ मिनिस्टर साहब के खुद की पार्लियामेंट हल्के की इलेक्शन हुई, सभी में कांग्रेस ने बीजेपी को तस्तपस्त कर दिया, सभी अमल इलेक्शन जी। इससे बड़ा और सबूत आप कौन सा चाहते हैं? अब तो सारा हिमाचल चेंज चाहता है, एक भी वर्ग ऐसा नहीं, वो सर्विंग फौजी लगा लीजिए, रिटायर्ड फौजी लगा लीजिए, लेकिन कई बड़ी चुनौतियां कांग्रेस के लिए है। अब 2 मिनट मुझे भी दीजिए ना, आप अपनी बात कर रहे, मुझे भी सुन लीजिए। ना नौजवान है, ना लेडीज इनके साथ हैं, कोई वर्ग ऐसा साथ नहीं, और हर वर्ग किसान है वो चीटेड महसूस करता है।
इलीगल माइनिंग सबसे ज़्यादा हुई, डिफॉरेस्टेशन हुई, पुलिस की भर्ती में बड़े पैमाने पर लूट लोगों के साथ हुई, धोखा हुआ। ये सेम ही रिक्रूटमेंट जो है एजुकेशन में हुई, जेबीटी में हुई, सेम रिक्रूटमेंट ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हुई। तो ये सारी बात लोग तो चाहते हैं कि अब इनसे नियाद दिलवाई जाए, नई सरकार आए, इनकी बाकायदा तौर इंक्वायरी, इन डेप्थ इंक्वायरी हो और इनको जेलों में भेजा जाए। ये हमने प्रॉमिस किया। दिस वुड बी डन एंड इमीडिएट चेंज विल कम। इधर देखिए, आप मंडी में आए, हैरान हुए, चीफ मिनिस्टर साहब का खुद का हल्का है, इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मंडी में मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेकर आऊँगा, कहीं एक ईंट तक नहीं लगी। कौन इन पर फेथ रखेगा, कौन इन पर विश्वास। अब जब लास्ट स्टेजेस आ गई हैं तो कहीं हिरौली में, यहाँ ABCD में कहीं ड्रग पाक रख दिया, उसका नी पत्थर रख दिया। आप मुझे पता है 5 साल क्या करते रहे भैया। आप लास्ट मोमेंट लोगों को वर्गलाने के लिए, लोगों को आप ये समझते हो कि मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग हैं हिमाचल के, इनको वर्गलाने की कोशिश की जाएगी लास्ट मोमेंट पर। ये इनके सारे टैक्टिक्स अब फेल हो चुके हैं और ये डबल इंजन नहीं है, ये ट्रबल्ड इंजन है। डबल इंजन नहीं है, ट्रबल इंजन है, ये कहना है प्रताप सिंह बाजवा का। लेकिन आजादी के बाद लंबे समय तक बाकी हिस्सों में, हिमाचल में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन आपातकाल के बाद सियासी हालात जो है वो बदल गए और केंद्र में मोदी सरकार के बनने के बाद कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के हाथों लगातार 2-2 बार पस्त होती नजर आई। इस बार आपको क्या लगता है, कांग्रेस की सत्ता में वापसी की जो उम्मीद है वो कहीं धुंधली तो नजर नहीं आ रही, या फिर प्रियंका गांधी के इस मैदान में उतरने के बाद जो जोश है वो हाई होने वाला है? एक मेरी बात समझ लीजिए, जैसे ये आज दिन बिल्कुल साफ निकल चुका है, धुंधला नहीं है, बिल्कुल साफ दिन है। साफ दिन की ये आप समझ लीजिए क्लियर कट विक्ट्री होगा। और मेरा एक और दावा है, आज मैं खड़ा हूं मंडी में, मेरा दावा है कि हिमाचल में कांग्रेस 2/3 मेजॉरिटी से बड़ी लीड लेकर जीते। 14 तो इनके इंडिपेंडेंट लोग खड़े हो गए। इनके एक छोटे से राज्य में ये डबल इंजन से अपने रिबेल्स अभी तक बैठाए नहीं जा सके जी। आप नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा साहब इस स्टेट के हैं। डबल इंजन, मैं तभी कह रहा हूं ये तो ट्रबल्ड इंजन है, फेल्ड इंजन है। जहां 68 टोटल सीट्स हैं, 68 में 14 लगा लीजिए, 1/5 सीट पर तो इनके रिबेल खड़े हो गए। अगर आप अपने रिबेल्स को मैनेज नहीं कर पाए, स्टेट को क्या आप मैनेज करोगे जी? ये बिल्कुल साफ है, बिल्कुल धुंध नहीं है, दिन साफ है। इधर 2/3 मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस जीत रही है। भाजपा भी जानती है, कंसीड कर चुकी है। धूमल साहब का नौजवान बेटा जो है, जो मंत्री है, स्टेज पर रो रहा है वो कि मेरे पिता के साथ क्या किया इन्होंने। वो बेचारे तैयारी में थे इलेक्शन लड़ने की, लास्ट विश उनकी थी चीफ मिनिस्टर बनने की, उनको लड़ने नहीं दिया। उनको वो मंडल दिखा लिया जो इनका है 75 साल की उम्र वाला। शांता कुमार जी की सुनवाई की कोई नहीं हुई, उनके सारे लोग काट दिए गए, नज़रअंदाज कर दिए गए। और जयराम जी अपनी इलेक्शन अपने डिस्ट्रिक्ट से हार चुके हैं, अपनी पार्लियामेंट सीट से हार चुके हैं। सो इनके लिए बाकी स्टेट्स का तो मुझे अभी पता नहीं, मगर मैं आपको ये भी क्लैरिटी दे दूं, मनमोहन सिंह जी की भी गवर्नमेंट 10 साल चली, मोदी साहब को 8 साल ही हुए। इसके बाद हिंदुस्तान में भी चेंज आएगी, ये मैं साफ तौर आपको कहना चाहता हूँ। वाजपेयी साहब के टाइम पर भी ये गलतफहमी थी इंडिया शाइनिंग की, हम फिर वापस आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। आज लोग, ठीक है, इनकी ऑपरेसिव पॉलिसीज के कारण जो ये अलग अलग अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, डर और खौफ जरूर है, मगर आपको पता तब चलेगा जब इलेक्शंस की वोट डल जाएंगे। और ये मेरी बात आप याद रखना, और मैं चंडीगढ़ में हूँ, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आप मेरे पास आ जाना अगर 230 से कम रहेगी, 2/3 से। बिल्कुल। तो ये थे पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और विधायक बाजवा जी, जो साफ तौर पर आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार सत्ता में कांग्रेस पार्टी आएगी। कैमरा पर्सन हिमांशु अग्रवाल के साथ लकी जगवानी, मंडी हिमाचल से ANB न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वही हमारा मुद्दा है 68 का खेल, कौन होगा हिमाचल का शेर। इसी मुद्दे के साथ आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस से अमन सेठी जी, आम आदमी पार्टी से पंकज पंडित जी और बीजेपी से संजय शर्मा जी, तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं संजय शर्मा जी, आपसे पहला प्रश्न है, लगातार आपके नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर
प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर आपके केंद्रीय मंत्री हो, लगातार दावे कर रहे हैं। जनता के बीच में जाने से पहले आपने कितने काम किए, इसका बायोडाटा रखा है आपने, संजय शर्मा जी? जी बिल्कुल, पूरी तरह से हम पूरा बायोडाटा जनता के अंदर अपनी उपलब्धियों का और मोदी सरकार की उपलब्धियों का, जयराम ठाकुर जी की उपलब्धियों का लेकर के हम आज 5 साल हिमाचल प्रदेश के अंदर सत्ता चलाने के बाद एक बार पुनः जो है वो जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी उपलब्धियों का बखान वहां पे कर रहे हैं कि आज पूरे 5 साल में हमने जनता के लिए क्या किया है। लेकिन संजय शर्मा जी, सवाल तो यही है ना कि आपने बड़े बड़े दावे कर दिए। हमने, आपके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि हमने हिमाचल में जहां पानी नहीं पहुंचना था वहां हमने पानी पहुंचाई, जहां बिजली नहीं पहुंची तो वहां हमने बिजली पहुंचाया, जहां स्वास्थ्य शिक्षा नाम की चीज नहीं थी वो हमने हिमाचल को दिया। इतना कुछ देने के बाद पीएम मोदी से लेकर देश के, आपके केंद्र से लेकर राज्य तक के नेता हिमाचल में एरी चोटी का जोड़ लगाने में जुटे हैं। इसकी क्या जरूरत थी? अगर आपने काम किया है तो काम के दम पर आप वोट लेते। संजय शर्मा जी। जी, ये भारतीय जनता पार्टी का दम है कि हमारे पास इतना बड़ा नेतृत्व उपलब्ध है। हम एक दिन के अंदर अपने नेताओं 68 विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपने नेताओं को ले जाकर के जो है वो अपने काम की उपलब्धियां जो है वो हम वहां बताने का जो है वो साहस रखते हैं बताने का, क्योंकि हमने काम किया है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इनके पास 68 बूथों के ऊपर घुमाने के लिए अपने नेता नहीं है। 68 विधानसभा क्षेत्र तो ये भूल जाए। नहीं संजय शर्मा जी, आप लगातार काम की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जो बिजली कर्मचारी हैं वो लगातार परेशान है, सेब के जो कारोबारी हैं वो लगातार परेशान है। अगर हिमाचल में किसानों की हालत देख लिया जाए वो भी परेशान है, और रोजगार के क्षेत्र में अगर देख लिया जाए तो वहां पर भी दिक्कतों का ही अंबार भरा पड़ा है। बहरहाल हम आपसे इसका जवाब लेंगे, लेकिन अमन सेठी जी आपके पास आएंगे। बीजेपी तो लगातार अपने कामों को लेकर एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की बात कर रही है और कह रही कि एक बार फिर गद्दी पर काबिज होंगे। आप कहां पर खड़े हैं अमन सेठी? मैं पहले तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि हमने काम किए हैं और हमने कामों का बखान लेकर हम इन चुनावों में उतरे हैं। अगर काम किए होते तो इनको दिल्ली से मंत्री और संतरियों की फौज लाने की जरूरत ना पड़ती। मुख्यमंत्री जी अपने दम पे चुनाव लड़ते, अपने दम पे चुनाव बताते कि मैंने प्रदेश के लिए काम किए। क्या काम किए हैं? जीरो परफॉर्मेंस रही है मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री जी ने पूरे 5 साल पिछली वीरभद्र सिंह जी की सरकार के द्वारा कराए हुए शिलान्यासों के फीते काटे हैं। अगर इन्होंने काम कराए होते तो नरेंद्र मोदी जी को, इनके नड्डा जी को हिमाचल में आकर इनके नेताओं को आज 68 की 68 विधानसभा सीटों पर वोट मांगने की जरूरत न पड़ती। जीरो जनता को भी पता है कि इन्होंने क्या काम किए हैं। जनता के को सिर्फ ठगने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। युवाओं को ठगा है, गृहिणियों को ठगा है। आज महंगाई की इतनी मार है कि हमारा एक आम आदमी परेशान है, आज गृहिणी परेशान है। आज जब राशन की लाइन में दुकानों पे राशन लेने जाते हैं, जब सरसों के तेल का रेट, ब्रेड का रेट सुबह और दूध पे जो लगा जीएसटी देखते हैं, तो आज जनता को उसकी जो जेब खाली होती है उसको पता है कि आज उसके दिल पे क्या बीत रही है। ये काम किया है, जुमलों के अलावा और कुछ काम नहीं किया है। सपने दिखाए हैं बड़े बड़े। वो 1500 रुपए की हवाई चप्पल का एक जहाज भी उड़ा था जब पिछली बार प्रधानमंत्री जी आए थे। वो जहाज नहीं पता लगा कहां गया। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था उनके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंडी के लिए, वो नहीं पता लगा कहां गया। गडकरी जी आए थे 86 से ऊपर नेशनल हाईवे बांट कर चले गए, ताबड़तोड़ वादे कर चले गए, उसका नहीं पता लगा कहां गया। राजनाथ सिंह जी आए थे। अमन सेठी जी, आप बात कर रहे हैं, बीजेपी है उसका केंद्रीय आला कमान है, बड़े नेता है उनके पास, वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सत्ता पर 2018 के बाद आप कांग्रेस एक भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई। यहां तक कि मध्य प्रदेश गंवा दी और उसके अलावा गोवा भी गंवा दी। लेकिन सवाल यही है कि आप बीजेपी का उदाहरण देखें, आपके जो बड़े नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अब खड़गे जी हैं, गहलोत जी हैं, तमाम आपके पास बड़े नेता हैं, वो कितना दौरा कर रहे हैं और आप अपनी जीत से कितना सुनिश्चित हैं?
सवाल ये है। दौरे देखिए, हमारी केंद्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी दौरे कर रही हैं, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी दौरे कर रहे हैं, और हमारे जो तीनों लीडर जो पूरी एक ताकत के साथ, हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारी अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी और हमारे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी, एक तीनों ताकत, त्रिदेव ताकत बन के जो एक पूरे हिमाचल में दौरे कर रहे हैं, तो उससे साफ जनता का जो प्यार और जनता का जो विश्वास उन्हें मिल रहा है वो यही दर्शाता है कि 50 से ऊपर सीटें इस बारी कांग्रेस जीतेगी। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपने कहा कि 2018 के बाद कोई भी वो नहीं जीते। अभी तो ताजा उदाहरण है कि जिसमें दो नगर निगम पे हमने विजय पाई और हमने एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर विजय पाई। कांग्रेस का ये माइंड सेटअप नहीं होना चाहिए कि हम नगर निगम का चुनाव जीत लिए, पार्षद का चुनाव जीत लिए, ग्राम पंचायत प्रधान का पद जीत लिए। मुख्यमंत्री जी का लोकसभा का जो सीट जीते हैं वहां से मंडी का, वो 4 लाख वोटों से हारे थे। उस वोटों से जनता ने अपना जो प्यार और विश्वास जिताकर जो रानी प्रतिभा सिंह जी को विजय बनाया, वो एक बहुत बड़ी हमारी विजय है। और मुख्यमंत्री जी के गढ़ में हमने झंडा लहराया है कांग्रेस का। पंकज पंडित जी, आपसे अगला सवाल है। बीजेपी कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर हमलावर है, आप अपने आप को कहां देख रहे हैं हिमाचल में? आपके तो सारे नेता, बड़े नेता जितने भी, गुजरात में डेरा डाल के बैठे हैं, हिमाचल कौन देख रहा है? पंकज पंडित जी। देखिए, हिमाचल में हमारे प्रभारी प्रज्वल बैस जी हैं, जिस तरह आप जानते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन के बाद हिमाचल आ रहे हैं। और आज तक सबसे ज्यादा जनसभाएं अगर हुई है तो अरविंद केजरीवाल जी की हिमाचल प्रदेश में 5 कार्यक्रम हुए हैं। और हम पहली पार्टी है जिसने अपने गारंटी प्रोग्राम भी नेताओं को लाकर ही लॉन्च किए हैं। हमने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्च नहीं किए हैं। निश्चित तौर पे चुनावी दौर है और भाजपा ने अपना कार्यक्रम शुरू किया है, क्योंकि भाजपा अधिक दबाव में है। एक तो सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी, ओपीएस और बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से भाजपा को जमीन पर 2-4 होना पड़ रहा है। दूसरा कि हिमाचल प्रदेश में जो 4 उपचुनाव हुए हैं, उसमें वो देश में उस पार्टी से हारे हैं जो देश में हर जगह अपनी एक जीत के लिए तरस रही थी। तीसरी बात, हिमाचल प्रदेश सीधा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। और खासकर उपचुनाव की हार के बाद कहीं ना कहीं भाजपा का विश्वास प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से हिला हुआ है। हमने देखा है पिछले 2 माह से हिमाचल प्रदेश की कमान जेपी नड्डा जी ने खुद ले ली है। तो भाजपा अपनी साख बचाने के लिए मैदान में है। और जहां तक हमारा सवाल है, हम जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ाना चाहते थे, आज मजबूर है कांग्रेस भाजपा उन मुद्दों पे बात करने के लिए। ये हमारी पहली जीत है और हम प्रदेश में सभी विधानसभा में चुनाव मजबूती के लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे आखिरी सप्ताह में चुनाव के जिस तरह से कांग्रेस भाजपा की रैली है, हमारे भी बड़े कार्यक्रम तय है। पंकज पंडित जी, लगातार आप चुनावी मैदान में तो कूद गए हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं कांग्रेस का खेलना बिगाड़ दें। पंकज पंडित, देखिए, मुझे लगता है कि हम चुनाव लड़ने में भरोसा रख रहे हैं। अब ये तो परिणाम ही बताएगा कि खेल किसका खराब हुआ है, कांग्रेस का हुआ है या भाजपा का। लेकिन जिस तरह से भाजपा को हमसे परेशानी है, उससे हमें लग रहा है कि ज्यादा खेल कहीं भाजपा का ही खराब हो रहा है। इसलिए भाजपा कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी पर ज्यादा ध्यान रख रही है। पंकज पंडित जी, अपने आप को हिमाचल में आप कहां देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी किस स्थान पर खड़ी है? देखिए, हम तीसरे दल के रूप में एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरे हैं और हमारा प्रयास है हम सरकार बनाए। बाकी जनता जनार्दन है, जनता का आशीर्वाद पूरी उम्मीद है कि हमें मिलेगा। जिस तरह से हमने दिल्ली में और पंजाब में इतिहास बनाया है, प्रदेश में भी बनाएंगे। संजय शर्मा जी, लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं और कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, हिमाचल के नेता हैं, वो लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और जनता के बीच में एक बार फिर वो आहट दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी आपके बीच में काम नहीं कर पाई, वो काम कांग्रेस करेगी। वही आम आदमी पार्टी पहुंच रही है, उनके बड़े नेता पहुंच रहे हैं, गुजरात से, पंजाब से, दिल्ली से तमाम उनके नेता पहुंच रहे हैं, वो फ्री में गारंटियां दे रहे हैं। आप 5 साल तक हिमाचल में आपकी सत्ता रही, सीएम जयराम
कुल मिलाकर मुख्यमंत्री रहे। इसके बीच में हिमाचल की जनता के दिमाग में कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रश्न क्यों ना आए, क्योंकि हिमाचल में आज भी देखा जाए तो जो किसान है वो परेशान है, जो रोजगार, जो युवा है, यूथ जिसकी बात बीजेपी हमेशा करती है वो परेशान है। रोजगार की समस्या ही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख लीजिए, यहां तक हिमाचल की पहाड़ियों में कुछ गांव ऐसे हैं जहां तक रोड नहीं पहुंची है, कुल मिलाकर बिजली नहीं पहुंची है, पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। इन्हें आप कैसे मनाओगे? संजय शर्मा जी। जी देखिए, 70 वर्ष का जो है कांग्रेस का कुशासन जो है ये दर्शाता है कि 70 वर्ष तक इन लोगों ने देश के अंदर सत्ता चलाई, लेकिन ये दूर दराज तक, गांव तक ये पहुंच नहीं पाए। वहां का किसान, मजदूर, नौजवान सब जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए, वो स्कूल के लिए, वो आज भी तरस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1471 करोड़ रुपए का एम्स का निर्माण अगर करवाया है, तो मोदी जी की सरकार ने आदरणीय जयराम ठाकुर जी के समय में जो है वो निर्माण कार्य पूरा हुआ और आज जनता को वो समर्पित हुआ। 2000 करोड़ का बल्क पार्क जो है वो लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी, लेकर के आए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका शिलान्यास किया। 350 करोड़ का जो है वो डिवाइस पार्क जो है वो लेकर के अगर आया हिमाचल में, तो वो जयराम जी की सरकार के समय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो हिमाचल को दिया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर 6 अगर मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2014 के बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश को दिया। उसी से जो है वो प्रदेश के अंदर जो है स्वास्थ्य सेवाओं को जो है वो एक नया रूप जो है वो देखने को मिला है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है वो हम दिन प्रतिदिन जो है वो सड़कों का निर्माण अगर हुआ तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार और जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया है। कांग्रेस के ऊपर इस विकास के ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं है, केवल कांग्रेस इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल निकल गए हैं, इसलिए जिस तरह इनके पास कुछ अपने उपलब्धियां बताने के लिए समय नहीं होता है, ना इनके पास कोई उपलब्धि बताने के लिए होती है। ये इंतजार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासन से जाए तो जनता हमें शासन दे, हम 5 साल प्रदेश को लूटे और फिर जो है वो सत्ता हस्तांतरित कर दे। लेकिन इस बार अपनी उपलब्धियों के दम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है वो रिवाज बदलने के लिए, एक नया जो है इतिहास रचने के लिए मैदान में आई है। और जहां तक बात है आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी का ना कैडर है ना कार्यकर्ता है, इसलिए इनको अभी इस हिमाचल के छोटे से एरिया के अंदर अपने पांव जमाने के लिए अभी समय लगेगा, क्योंकि ये ना तो कोई दिल्ली के अंदर अपनी उपलब्धि रच पाए हैं, ना तो पंजाब के अंदर रच पाए हैं। पंजाब का क्या हाल है, हिमाचल के लोग क्योंकि पंजाब के पड़ोस में है इसलिए वो भली भांति जानते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे अभी कोई स्थान नहीं मिल पाया है। अमन सेठी साहब, कुल मिलाकर संजय जी तो आप पर लगातार आरोप लगा दिए और बरसा दिए कि आपकी भी सरकार रही हिमाचल में 5 साल तक, आपने कोई काम नहीं किया, और उसके बाद आप झूठ फरेब इन चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं और वोट लेने की बात करते हैं। उसके बाद आप गद्दी पर जब बैठते हैं तो तमाम भ्रष्टाचार करते हैं। कैसे जवाब देंगे अमन सेठी जी? ठीक है, इन भाई को एक जवाब देना चाहता हूं कि हम ये कह रहे हैं ना कि 8 साल में मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने एम्स लाया, मोदी जी ने बल्क ड्रग पार्क किया, मोदी जी ने, मैंने जयराम सरकार जी भी, मैंने जयराम जी की सरकार मैं जयराम जी की भी बात कर देता हूँ कि उन्होंने इतनी उपलब्धियां करी। उससे पहले तो हम खाना खा नहीं रहे थे, हम कपड़े नहीं पा के घूम रहे थे, उससे पहले तो हम शिक्षित नहीं थे, उससे पहले अस्पताल नहीं थे, एम्स नहीं था, हम भूखे मर रहे थे देश वाले, उससे पहले तो ना एयरपोर्ट थे, उससे पहले लाल किला भी बेचा गया था, लाल किला भी बेच दिया, उससे पहले क्या, लेकिन फर्क क्या है, कितने एम्स थे, नोटबंदी, कितने एम्स थे, वो नोटबंदी ने आज देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आप उस नोटबंदी के बाद से जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हुआ है वो पूरा देश जानता है। आज एक एक व्यापारी रो रहा है, व्यापारी का दिल जानता है। और जो जुमलेबाजी है ना, जुमलेबाजी में तो आपके नेताओं से तो कोई पार नहीं कर पाया। रात को ऐसे ऐसे सपने दिखाते हैं कि बंदा तो सोचता है बस सुबह 15 लाख रुपए अकाउंट में आ गए, भैया मैं तो अमीर हो जाऊंगा। अरे खड़े खड़े तो ऐसे बंदे को अमीर बना देते हैं, सपने दिखा देते हैं कि बंदा जुमलों में ही सोचता रहता है कि ये हवा में हुआ क्या गया। लेकिन उसको अब
अब जब देश की जनता को, प्रदेश की जनता को अमन सेठी साहब, अमन सेठी साहब, आप बीजेपी को मौका दे रहे हैं तब ना वो जुमले तैयार कर रहे हैं। नहीं, हम मौके नहीं दे रहे, हम बीजेपी के दोस्तों को ये बता रहे थे, ये कह रहे ना कि सब कुछ मोदी जी या जयराम जी ने किया। अरे 8 साल पहले क्या हम खाना नहीं खा रहे थे, हम क्या कपड़े नहीं पहन रहे थे, हम क्या घूम नहीं रहे थे, हम क्या अपना राशन पानी नहीं खा रहे थे, हम क्या इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ रहे थे, IIM में नहीं पढ़ रहे थे हमारे बच्चे, क्या एम्स नहीं था। आप मुझे अमन सेठी साहब, अमन सेठी साहब, 5 साल पहले भी आप खा रहे थे, 5 साल पहले भी हिमाचल की जनता खा रही। अमन सेठी साहब, 5 साल पहले आप खा रहे थे, हिमाचल की जनता खा रही थी। सवाल ये नहीं है कि हिमाचल की जनता 5 साल पहले खा रही थी, पानी पी रही थी या नहीं पी रही थी। सवाल ये है कि 5 सालों के बाद बीजेपी की सरकार आई, हिमाचल की जनता एक आशा एक लेकर बैठी है कि आने वाले कल का जो हमारा भविष्य होगा, जो हमारा यूथ होगा, जो हमारा परिवार का सदस्य होगा, उसके पास एक नौकरी होगी, उसके पास एक घर चलाने का ताकत होगा। अगर आप सरकार में, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अगर गद्दी पर बैठना है तो जनता के दिल और दर्द को समझना होगा। सबसे पहले हमारी 10 गारंटियों में सबसे पहले वादा है युवाओं के लिए कि युवाओं को आते ही पहली ही कैबिनेट में 1 लाख नौकरियों मिलेंगी। युवाओं के लिए 640 करोड़ रुपए का स्टार्टअप प्लान बनाया गया है ताकि उनको नौकरियां मिलेंगी, वो अपना काम कर सके। उनको शिक्षित हमारे युवा हैं, हमारा हिमाचल का, हम इनकी तरह ठगते नहीं है। पेपर लीक मामला कितना बड़ा हमारे युवाओं के साथ इतना बड़ा छल हुआ कि सारा देश में हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम जो है वो खराब हुआ। आज भी वो लोग सलाखों में नहीं है, वो आज भी पुलिस के दफ्तर में खुलेआम घूम रहे हैं जिन्होंने ये कम से कम 250 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, ये जो पेपर बेचा गया है युवाओं के साथ, उन परिवार वालों के जिन्होंने सपने देखे थे कि हमारा बच्चा नौकरी पे लगेगा, उनके साथ पूरा का पूरा छल है। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है वो निभाती है। राजा वीरभद्र सिंह जी ने 30 साल 6 बारी के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हिमाचल को संभाला है। आज जो सड़कें आज ये बात कर रहे हैं, आज जो हमारा शिमला में IDMC है, सड़कों की बात कर रहे हैं, ये सारा राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपने कार्यकाल में। आज इनके घर को भी सड़क होगी तो क्या सड़क नहीं है इनके घर को? इनके घर को भी सड़क है तो वो भी राजा वीरभद्र सिंह जी के। आज जितने भी आप शिलान्यास, जितने भी आप उद्घाटन पट्टियां देख लें तो आपको 100 में से 99% में आपको राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम मिलेगा। कांग्रेस में पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में विकास कराया है और जनता को पता है कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास और विश्वास जो दोनों है वो कायम रखती है, चाहे वो युवाओं में हो, चाहे वो गृहिणियों में हो, चाहे वो कर्मचारी भाइयों में हो, चाहे वो हमारा व्यापारी भाइयों में हो। जो ये विश्वास कांग्रेस पार्टी में है वो इनको आने वाली 12 तारीख को पता लग जाएगा। पंकज पंडित जी, बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है, संजय जी सीधा सीधा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप किन उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, किन कामों की बात कर रहे हैं। आपने दिल्ली में कुछ किया नहीं, जो भी किया वो घोटाले किया। पंजाब में आपने किसानों को लेकर, यूथ को लेकर तमाम वादे किए, जमीन पर कुछ भी नहीं रहा। ये बीजेपी का आरोप है आपके ऊपर। अब इन आरोपों को हिमाचल में आपको जवाब देना है, कैसे देंगे? देखिए, हम जवाब देने में भरोसा नहीं रखते हैं, हम करके दिखाने में भरोसा रखते हैं। देश में केजरीवाल जी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पिछली बार ये कहकर वोट मांगे थे कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो आप हमें वोट मत देना। और इस बार हमने दिल्ली के चुनावों में वोट नहीं मांगे, हमने कहा कि अगर आपको भरोसा है, हमने जो गारंटी दी थी, अगर आप उस पर भरोसा करते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। और लोगों ने हमें वोट दिया और भारी बहुमत से जिताया। हम इनकी तरह खरीद पे भरोसा नहीं रखते, हम इनकी तरह दूसरे दलों से नेता लाने में भरोसा नहीं रखते। पंजाब में 7 माह में हमने अपनी 7 गारंटियां पूरी की हैं। ये हमारा पंजाब और दिल्ली का ट्रैक रिकॉर्ड है। पंकज पंडित जी, दिल्ली में लगातार तीसरी। पंकज पंडित जी, हमारे पास समय कम है, हम आपको रोकना चाहेंगे। संजय शर्मा जी आपका, पंकज पंडित जी आपका और अमन सेठी जी आपका, आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए। तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल राजधर्म में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।